हेलो एवरीवन। स्टेयरवे टू नॉलेज आप लोग के लिए लाया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की नो योर कंपनी सीरीज़। मेरा नाम है नशीद मलिक और मैं बाय प्रोफेशन हेड ऑफ़ रिसर्च हूँ और मेरी एक्सपर्टीज़ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की रिसर्च। इस सीरीज़ का मकसद है आप लोग को वो टूल्स और वो नॉलेज प्रोवाइड करना ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग ले पाएँ अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हुए। इस सीरीज़ का मकसद हरगिज़ नहीं है कि आपको कोई फोर्स्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्रोवाइड की जाए। आप लोग इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा अपनी खुद रिसर्च करें और अपने ब्रोकर वगैरह को भी कंसल्ट करें। दैट बीइंग सेड, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड या PIBTL। मैं आप लोगों को इस कंपनी का ओवरव्यू और आउटलुक प्रोवाइड करूंगा और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो इसमें आपके लिए एक सरप्राइज भी मौजूद है। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट। तो हम अपने इस PIBTL से रिलेटेड सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर हम पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड की बात करें तो ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे PIBTL के सिंबल से ट्रेड होता है। उसके अलावा कंपनी का नाम तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो है पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड। अब हम कंपनी का एक अ, छोटा सा प्रोफाइल या इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई थी मार्च 22 2010 को एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उसके बाद अगर हम देखें तो PIBTL स्टॉक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे अराउंड दिसंबर 2013 में लिस्ट हुई थी। उसके अलावा हम फर्दर इस कंपनी का इंट्रो करते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड एक बल्क ड्राई कार्गो टर्मिनल है जिसका एक BOT एग्रीमेंट है पोर्ट कासिम अथॉरिटी से। BOT एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि ये इस टर्मिनल को बिल्ड करेगा, इस टर्मिनल को सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए ऑपरेट करेगा और उसके बाद ये है कि ये इस टर्मिनल को पोर्ट कासिम अथॉरिटी को ट्रांसफर कर देगा। अगर हम PIBTL की बात करें तो PIBTL जो है वो ने फॉर्मली अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे FY18 में, यानी कि 2018, फिजिकल ईयर 2018। और अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, जो इसका जो है 30 ईयर एग्रीमेंट था पोर्ट कासिम अथॉरिटी के साथ एट एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। तो ऑपरेशंस जो है, इवन दो कंपनी पहले इनकॉर्पोरेट हो गई थी, लेकिन ऑपरेशंस थोड़ा लेट स्टार्ट होने की वजह से जो है इसका एग्रीमेंट एक्सपेक्टेड है कि 2045 या 2046 तक चलेगा। उसके बाद ये जो है कंपनी, उसके बाद ये टर्मिनल जो है पोर्ट कासिम अथॉरिटी को ट्रांसफर हो जाएगा। अगर हम PIBTL की बात करें तो इसकी 12 मिलियन टन्स की कोल हैंडलिंग की कैपेसिटी है। उसके अलावा 4 मिलियन टन्स की सीमेंट या क्लिंकर एक्सपोर्ट करने की कैपेसिटी है। और PIBTL की जो कोल हैंडलिंग की कैपेसिटी है, ये नॉर्मली ज़्यादा यूटिलाइज होती है, क्योंकि अगर हम सीमेंट और क्लिंकर के एक्सपोर्ट्स की बात करें तो सीमेंट और क्लिंकर के एक्सपोर्ट्स में अ, दूसरे टर्मिनल्स और दूसरे पोर्ट्स वगैरह भी यूज होते हैं, इसलिए इसका यूजेज या इसका यूटिलाइजेशन इतना नहीं रहता कंपेयर टू कोल हैंडलिंग। बाकी उसके अलावा अगर हम देखें तो PIBTL का जो टर्मिनल है वो इनिशियली 305 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट से सेटअप हुआ था, जिसमें जो है डेट का पोर्शन भी था और इक्विटी का पोर्शन भी था। और अगर हम इसमें बात करें तो इनिशियली इस प्रोजेक्ट के अंदर वर्ल्ड बैंक ने भी इक्विटी यानी कि शेयर भी लिए थे इसके, और उसके अलावा इसमें डेट की थ्रू डेट भी इसको डेट इस प्रोजेक्ट को डेट भी दिया था, यानी कि फाइनेंसिंग भी दी थी। उसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो 35% जो रेवेन्यू बनाता है PIBTL, वो पोर्ट कासिम अथॉरिटी को एज अ रॉयल्टी पेमेंट जाता है, लेकिन इसके ऊपर हम डिटेल में भी आते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो PIBTL का टर्मिनल है, वो पोर्ट कासिम पे लोकेटेड है। और इस टर्मिनल की लोकेशन जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न जोन है पोर्ट कासिम, और ये 50 किलोमीटर दूर है अरेबियन सी की कोस्टल लाइन से। इस टर्मिनल का जो टोटल एरिया है अंडर कवरेज वो 72 एकड़ है।
जी। उसके अलावा अगर हम देखें तो पीवीआई बीटीएल की अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो पीआई बीटीएल की शेयर होल्डिंग में अ, इसकी 43.3% ओनरशिप इसकी एक एसोसिएटेड कंपनी के पास है, जो कि प्रीमियर मर्केंटाइल सर्विसेज है। अ, उसके अलावा अगर हम देखें तो इसकी 38.9% शेयर होल्डिंग जनरल पब्लिक के पास है। और उसके अलावा अराउंड 5.9% बैंक्स और डीएफआईज के पास है। और उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्टर्स और रिलेटेड पार्टीज के पास 3.4% है। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ एज ऑफ FY 25, फिजिकल ईयर 25 के एंड के अकाउंट्स के अकॉर्डिंग। अगर हम इसकी 43.3% एसोसिएटेड कंपनीज की ओनरशिप की बात करें तो जैसे मैंने नाम लिया कि ये प्रीमियर मर्केंटाइल सर्विसेज है। अगर हम प्रीमियर मर्केंटाइल सर्विसेज की बात करें तो ये कंपनी जो है मरीन ग्रुप ऑफ कंपनीज का पार्ट है। जो मरीन ग्रुप ऑफ कंपनीज है ये इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्सिफाइड कार्गो हैंडलिंग एंड लॉजिस्टिक्स कंपनी इन पाकिस्तान। ये 1964 से ऑपरेट कर रही है। और इस कंपनी का शिपिंग में, कार्गो हैंडलिंग में और टर्मिनल ऑपरेशंस में काफ़ी वास्ट और काफ़ी ईयर्स का एक्सपीरियंस है। अगर हम इस ग्रुप की बात करें तो इस ग्रुप का इससे पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड का को ऑपरेट करने का भी एक्सपीरियंस है। तो इस ग्रुप का ओवरऑल वास्ट एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर फील्ड में। उसके अलावा अगर हम इस कंपनी की जो है लीडरशिप की बात करें तो इस पीआईबीटीएल के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन हैं वो कैप्टन हलीम अहमद सिद्दीकी साहब हैं। ये कैप्टन हलीम साहब जो है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड के भी बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। उसके अलावा हम फर्दर एक्सप्लोर करते हैं इस कंपनी को। पीआईबीटीएल को हमने अपने इस कंपनी इंट्रोडक्शन या एनालिसिस के लिए इसलिए चूज किया क्योंकि पीआईबीटीएल ने अगर हम देखें तो फिजिकल ईयर 26 में KC 100 को आउट परफॉर्म किया है, जिसमें पीआईबीटीएल का जो रिटर्न है वो 100+% रहा है। और KC 100 ने अराउंड 40 से 50% की परफॉर्मेंस दी है FY 26 में, फिजिकल ईयर 26। उसके अलावा अगर हम पीआईबीटीएल की बात करें तो पीआईबीटीएल की अगर हम इंडस्ट्री वाइज एक्सपोजर की बात करें तो जो पीआईबीटीएल है वो कोल हैंडल करता है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, पावर जनरेशन के लिए, ट्रेडर्स के लिए, केमिकल इंडस्ट्री के लिए, टेक्सटाइल के लिए और दूसरे अदर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के लिए। जिसमें सबसे ज़्यादा जो मेजर एक्सपोजर है पीआईबीटीएल के बिजनेस का वो सीमेंट सेक्टर के टूवर्ड्स है, जिसमें 48%। अगर हम फिजिकल ईयर 25 की बात करें तो 48% जो कोल हैंडल किया था पीआईबीटीएल ने वो सीमेंट सेक्टर के लिए किया था। और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर आता है वो पावर जनरेशन का सेक्टर आता है। अच्छा, अगर हमें किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी हो तो उसका अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट देखें तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट ये हो सकता है, इवन इससे पहले कि अगर आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें या नंबर्स देखें, तो उससे भी पहले किसी भी कंपनी के अगर आपने क्विक एनालिसिस करना हो तो आपको किसी भी कंपनी के की ट्रिगर्स और की रिस्क पता होना जरूरी होता है। अगर आपको किसी भी कंपनी के की ट्रिगर्स पता हो, या की ट्रिगर्स से मतलब ये है कि ऐसे अ, ऐसे डेटा पॉइंट्स या ऐसे इवेंट्स जो कि उस कंपनी के शेयर को परफॉर्म करवा देते हैं, तो एट टाइम्स ये इनिशियल नॉलेज इनफ होती है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर हम पीआईबीटीएल की बात करें तो पीआईबीटीएल के की ट्रिगर्स जो हैं, की ट्रिगर्स में से जो सबसे पहला ट्रिगर है वो है इंक्रीज इन कोल हैंडल्ड। इसका ये मतलब है कि सिंस पीआईबीटीएल एक मेनली एक कोल हैंडलिंग का टर्मिनल है, तो जितना ज़्यादा कोल इंपोर्ट होगा और जितना ज़्यादा वो कोल हैंडल करेगा उतना ज़्यादा उस कंपनी के लिए पॉजिटिव होगा। अच्छा, कोल जितना ज़्यादा कोल इंपोर्ट होगा या कोल हैंडल होगा, ये किस तरीके से डिटरमिन होता है? ये इस तरीके से डिटरमिन होता है कि अगर सीमेंट सेक्टर से
डिमांड इंक्रीज हो जाए, यानी कि सीमेंट सेक्टर की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, क्योंकि 48% ये कोल सीमेंट सेक्टर के लिए हैंडल करता है। और सीमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो सीमेंट सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल है कोल। तो सीमेंट की प्रोडक्शन के लिए कोल एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन रखता है। अच्छा, इस सीमेंट सेक्टर में जो डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये स्पेशली डिमांड जो है वो इम्पोर्टेंट होती है साउथ रीजन में अ, होने वाले सीमेंट प्लेयर्स की। इसके ऊपर हम फर्दर डिटेल में भी आते हैं। अच्छा, उस वहीं पे अगर हम की रिस्क की बात करें तो की रिस्क में आता है कि अगर सीमेंट की डिमांड डिक्लाइन हो रही है या लोअर कंस्ट्रक्शन सेक्टर डिमांड है। अच्छा, उसके अलावा हमने देखा था कि जो दूसरा बड़ा इंडस्ट्री है, ये सेक्टर है PIBTL के लिए इम्पोर्टेंट, वो है पावर जनरेशन। पावर जनरेशन अगर ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्टेड कोल के थ्रू हो रही होगी तो जो है वो PIBTL के लिए पॉजिटिव होगा। इसका डेटा आपको नेपरा पे भी अवेलेबल होता है पावर जनरेशन का, कि पावर जनरेशन किन सोर्सेज से हो रही है और किन सोर्सेज से कम या किन किन सोर्सेज से ज़्यादा हो रही है मंथ वाइज। उसके अलावा लोअर इंटरनेशनल कोल प्राइसेस इसके लिए पॉजिटिव ट्रिगर है, क्योंकि इंटरनेशनली कोल की प्राइसेस जितनी लोअर साइड पे होंगी उतना ज़्यादा पाकिस्तान की इंडस्ट्री उसको इंपोर्ट कराएगी, क्योंकि उसके लिए वो फीजिबल पड़ेगा। और इस इंटरनेशनल कोल की प्राइसेस भी आपको वेरियस वेबसाइट्स के ऊपर इजीली मिल जाती हैं इसको ट्रैक रखने के लिए। उसके अलावा अगर हम देखें तो रेकोडिक प्रोजेक्ट का स्टार्ट कंपनी के लिए पॉजिटिव ट्रिगर होगा। रिकोडिक के प्रोजेक्ट के लिए PIBTL को अप्रूवल मिला है रिकोडिक की तरफ से और अथॉरिटीज की तरफ से भी। तो रिकोडिक का प्रोजेक्ट जो है जब भी स्टार्ट होता है, रिकोडिक के प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड है कि वो FY 29 या FY 30 तक स्टार्ट हो जाएगा। तो जब भी रिकोडिक का प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है या उससे रिलेटेड कोई डेवलपमेंट आती है कि रिकोडिक का प्रोजेक्ट जो है वो ऑन ट्रैक है या उसमें जो है स्मूथली डेवलपमेंट चल रही है, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव ट्रिगर होगा। उसके अलावा दूसरी भी वेरियस माइनिंग एक्टिविटी, क्योंकि अगर अभी हम देखें तो इस टाइम पे पाकिस्तान में काफ़ी जो है हाई रेट के ऊपर माइनिंग एक्टिविटी चल रही है, जिसमें वेरियस ग्रुप्स जो हैं वो वेरियस बड़े बिजनेस ग्रुप्स जो है वो बलूचिस्तान साइड पे कॉपर, गोल्ड और दूसरे मिनरल्स की, जिसमें बेराइट, लेड, जिंक वगैरह आ जाते हैं, उनकी मिनरल्स और माइनिंग की जो है एक्सप्लोरेशन की एक्टिविटीज चल रही है। तो ऐसे किसी प्रोजेक्ट में से कोई डिस्कवरी होना और वहां से माइनिंग की एक्सपोर्ट स्टार्ट होना अगेन PIBTL के लिए पॉजिटिव होगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो लोअर इन्फ्लेशन, यानी कि हमारे मुल्क में कम महंगाई और लोअर पॉलिसी रेट या इंटरेस्ट रेट, वो भी कंपनी के लिए पॉजिटिव होता है, क्योंकि लोअर इन्फ्लेशन और लोअर इंटरेस्ट रेट्स की वजह से आपकी इकोनॉमी ज़्यादा बेहतर चलती है, और इकोनॉमी ज़्यादा बेहतर चलती है तो ज़्यादा कोल इंपोर्ट होता है। उसके अलावा अप्रिशिएशन ऑफ USD, यानी कि बेसिकली अगर डॉलर जो है वो रुपी के मुकाबले में स्ट्रांग होता है तो वो कंपनी के लिए पॉजिटिव है। वो कंपनी के लिए पॉजिटिव इस तरीके से है कि PIBTL का जो रेवेन्यू है वो डॉलर्स में डिटरमिन होता है। लेकिन ये है कि कुछ बहुत ज़्यादा करेंसी की एप्रिसिएशन हो जाना भी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि उसका मतलब ये होता है कि फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्लाइन की तरफ जाती है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम फर्दर PIBTL की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो PIBTL की अर्निंग पर शेयर में FY 26 में काफ़ी मेजर इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है, जिसमें PIBTL ने FY 25 में 0.16 पैसा का लॉस पोस्ट किया था। ये लॉस एक्सपेक्टेड है कि FY 26 के एंड तक 1.66 के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस प्रॉफिटेबिलिटी में के कन्वर्जन के अंदर वेरियस फैक्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्टर अगेन आ जाता है कि कंपनी की नेट सेल्स में ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। FY 25 में कंपनी की जो नेट सेल्स थी वो 9.9 बिलियन रुपीस पे स्टैंड की थी, और FY 26 के अंदर एक्सपेक्टेड है कि इसकी सेल्स 6 बिलियन तक स्टैंड करेगी जब फिजिकल ईयर एंड होगा।
अच्छा, अब इस सेल्स के इंक्रीज हो जाने की जो सबसे मेजर रीजन है, वो सबसे मेजर रीजन यही है कि जैसे मैंने इसके आपको अभी की ट्रिगर्स बताए कि इसने एक्सपेक्टेड है कि ये ज़्यादा वॉल्यूम्स हैंडल करेगा। अगर हम FY25 की बात करें तो FY25 में PIBTL ने 4.79 मिलियन टन वॉल्यूम्स हैंडल किए थे, यानी कि कोल इंपोर्ट हुआ था PIBTL के टर्मिनल के थ्रू। वहीं पे अगर हम FY26 की बात करें तो FY26 में एक्सपेक्टेड है कि 7.46 मिलियन टन तक कोल ये हैंडल करेगा, और इसकी यूटिलाइजेशन जो है वो बिलो 40% से जंप करके 39.9% से जंप करके इसकी यूटिलाइजेशन 62+% तक चली जाएगी। ये ज़्यादा कोल हैंडल करना या ज़्यादा इंपोर्ट होने की वजह में से सबसे एक एक वजह तो ये है कि अगर हम PIBTL की बात करें तो FY25 में अ, 1 से 2 महीने के लिए इसके ऑपरेशंस जो है वो सस्पेंड हुए थे। उसकी वजह यही थी कि नवंबर 19 2024 में एक फायर इंसिडेंट हुआ था इसके टर्मिनल में, जिसने इसके जो है ऑपरेशंस को इम्पैक्ट किया था। लेकिन ये है कि FY26 में और अब कंपनी के ऑपरेशंस जो है स्मूथली चल रहे हैं, तो इसकी यूटिलाइजेशन में इम्प्रूवमेंट आई। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सीमेंट और पावर से इसकी डिमांड जनरेट होती है। तो अगर हम बात करें तो जो सीमेंट की सेल्स है, जो सीमेंट की लोकल डिस्पैचेस है, ये सेल्स है, उसमें अराउंड 10% इम्प्रूवमेंट हुई है। और सीमेंट के जो डिस्पैचेस FY25 में लोकल डिस्पैचेस वो 37.9 मिलियन टन तक स्टैंड किए थे। ये डिस्पैचेस जो है वो इंक्रीज करके 41.5 मिलियन टन पे पहुंच गए। उसके अलावा अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो जो सीमेंट के एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, सीमेंट के एक्सपोर्ट्स के अंदर भी अ, अ, एक एक जो है ना स्ट्रॉन्ग नंबर रहा है। और 9.2 मिलियन टन एक्सपोर्ट्स जो है वो लास्ट ईयर हुए थे, और ये एक्सपोर्ट्स जो है वो 9 मिलियन टन पे पहुंच गए। अच्छा, जो एक्सपोर्ट्स में स्लाइट डिक्लाइन हुआ है उसकी मेनली रीजन यही है कि अ, अफगान बॉर्डर जो कि हम सबको पता है कि क्लोज्ड है। तो अफगान बॉर्डर क्लोज होने की वजह से जो नॉर्थ बेस्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं, नॉर्थ से मेरा मतलब है कि जो पंजाब या KP के बेस्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी एक्सपोर्ट ना नहीं हो पाई। तो इस वजह से एक्सपोर्ट्स में स्लाइट डिक्रीज है। लेकिन अगर हम साउथ बेस्ड एक्सपोर्टर्स की बात करें, यानी कि वो सीमेंट के मैन्युफैक्चरर्स जो कि साउथ यानी कि सिंध या बलूचिस्तान में बेस्ड हैं, तो वहाँ से एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज है। और अगर हम जो है इम्पोर्टेड कोल की बात करें जो कि PIBTL के टर्मिनल के थ्रू हैंडल होता है, तो इम्पोर्टेड कोल की नॉर्मली जो डिमांड होती है वो साउथ बेस्ड सीमेंट प्लेयर से ही जनरेट होती है। और दूसरा है कि आप ये सोच रहे होंगे कि PIBTL सीमेंट या क्लिंकर की एक्सपोर्ट्स हैंडल नहीं करता, तो फिर एक्सपोर्ट्स इसके लिए किस तरीके से पॉजिटिव है। तो एक्सपोर्ट इसी तरीके से पॉजिटिव है कि जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली क्लिंकर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है यूज होता है कोल। और जो साउथ बेस्ड सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो मोस्टली जो है इंपोर्टेड कोल ही यूज करते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो जितना ज़्यादा साउथ बेस्ड प्लेयर से एक्सपोर्ट होगा या लोकल सेल होगा, उतना PIBTL के कोल हैंडलिंग के लिए पॉजिटिव है। उसके अलावा जो दूसरा बड़ा सेक्टर है जो PIBTL के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सेक्टर है पावर जनरेशन का इम्पोर्टेड कोल से। अगर हम इम्पोर्टेड कोल बेस्ड पावर जनरेशन की बात करें तो उसमें अराउंड 40% इंक्रीज एक्सपेक्टेड है FY26 में। और FY25 में अराउंड 9,000 GWh की पावर जनरेशन हुई थी इम्पोर्टेड कोल के थ्रू। और FY26 में एक्सपेक्टेड है कि अ, तकरीबन 13,500 GWh इंपोर्टेड कोल बेस्ड जनरेशन हो जाएगी। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। और अगर हम बात करें तो अराउंड 350 से 400 टन तक पर GWh इंपोर्टेड कोल की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे जैसे इंपोर्टेड कोल से जनरेशन बढ़ेगी तो वो PIBTL के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा। और अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि ईरान
यूएस वॉर की सिचुएशन की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो आरएलएनजी है या गैस है वो कतर से नहीं आ पा रही। तो उसकी वजह से जो पावर जनरेशन है वो शिफ्ट हुई है दूसरे सोर्सेज के ऊपर, जिसमें इंपोर्टेड कोल और फर्नेस ऑयल वगैरह आ जाता है। और अगर हालात जो है वो खराब रहते हैं या ये जंग अप एंड डाउन चलती रहती है तो इंपोर्टेड कोल की जनरेशन हाई रहेगी, जो कि पीआईबीटीएल के लिए पॉजिटिव होगा। अच्छा, उसके अलावा अगर हम पीआईबीटीएल के रेवेन्यू स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें और इसके कॉस्ट स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें, तो पीआईबीटीएल जो है वो पीआईबीटीएल को जो एवरी टन या हर टन जो कोल का हैंडल करता है पीआईबीटीएल, उस टन के ऊपर कॉस्ट पड़ती है और रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अगर हम नेट टैरिफ की बात करें, तो नेट टैरिफ जो है वो पीआईबीटीएल, अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो वो 7.1 से लेके $7.6 का टैरिफ इसको असाइन हुआ है फॉर एवरी टन ऑफ कोल हैंडलिंग। यानी कि बेसिकली इसको एक टन कोल हैंडलिंग के $7.6 नेट टैरिफ मिलता है। और बेसिकली ये होता है कि अगर हमें पीआईबीटीएल का रेवेन्यू कैलकुलेट करना हो तो इसका रेवेन्यू कैलकुलेट करने का एक बहुत सिंपल मेथड है कि इसका जो नेट टैरिफ है $7.6 का, इस नेट टैरिफ को आप मल्टीप्लाई कर दें जितने कोल के वॉल्यूम्स ये हैंडल कर रहा है, जो कि यहाँ पे 7.46 है। तो अगर आप इस 7.46 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो डॉलर्स में आपके पास अमाउंट आएगी उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे रुपीस में, तो आपके पास इसकी नेट सेल्स आ जाएगी। अच्छा, वहीं पे अगर हम फिर इसके कॉस्ट स्ट्रक्चर की बात करें, तो सबसे मेन जो कॉस्ट पड़ती है पीआईबीटीएल को वो टर्मिनल हैंडलिंग के ऊपर रॉयल्टी चार्जेस होते हैं। अच्छा, ये जो टर्मिनल हैंडलिंग के ऊपर रॉयल्टी चार्जेस हैं ये पीआईबीटीएल पे करता है पोर्ट कासिम अथॉरिटी को। और ये जो रॉयल्टी चार्जेस हैं ये अराउंड 35 to 36% ऑफ रेवेन्यू होते हैं, जैसे कि ये आपको इस चार्ट के अंदर नजर आ रहा है, ये 37 से 36% की रेंज में होते हैं। तो इस टर्मिनल हैंडलिंग के अंदर जो कि इसको अराउंड 2.59 की रेंज से पर टन, डॉलर पर टन में $2.78 पर टन तक आपको ये एक रेंज नजर आ रही है इसकी टर्मिनल हैंडलिंग सर्विसेज की। इसके अंदर एक एक पोर्शन जो है वो रॉयल्टी का भी है जो कि कंपनी देती है पोर्ट कासिम अथॉरिटी को। अच्छा, तो अगर हम कंपनी के जो रेवेन्यू और कॉस्ट स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसका अराउंड 35 to 36% ऑफ जो कॉस्ट बेस है वो फिक्स्ड है। यानी कि जैसे जैसे रेवेन्यू में इंक्रीज आएगा तो इसका प्रोपोर्शनेटली जो हैंडलिंग सर्विसेज के चार्जेस हैं या रॉयल्टी है वो भी प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होगी एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। लेकिन अगर हम इसकी बाकी कॉस्ट की बात करें, तो वो बाकी कॉस्ट जैसे जिसमें डिप्रिशिएशन, सैलरी, वेजेस वगैरह आ जाती हैं, तो इसकी बाकी कॉस्ट वगैरह जो होती हैं वो उस प्रोपोर्शन से इंक्रीज नहीं होती जिस प्रोपोर्शन से इसकी यूटिलाइजेशन या कोल हैंडलिंग है या रेवेन्यू है। तो इसकी वजह से होता यह है कि जब भी पीआईबीटीएल हायर यूटिलाइजेशन के ऊपर ऑपरेट करता है तो इसके जो प्रॉफिट मार्जिन हैं या ग्रॉस मार्जिन है वो भी हायर होते हैं, जो कि हमें इस टेबल के अंदर नजर आ रहा है। इसके जब यूटिलाइजेशन लेवल्स अगर आप देखें तो 71.9%, 83%, 68.7% जब हायर रेंज में थे, तो इसके ग्रॉस मार्जिन भी हायर साइड पे थे, 31.9%, 31%, 26.8%। लेकिन जैसे ही इसके यूटिलाइजेशन लेवल्स ड्रॉप होते हैं, जो कि यहाँ पे तकरीबन 53% आ गए, तो इसके मार्जिन भी ड्रॉप हो जाते हैं। अगेन ये चीज़ हमें FY25 में और FY26 के एक्सपेक्टेड नंबर्स में ज़्यादा बेहतर तरीके से हाईलाइट होगी। अगर हम इसकी बात करें FY25 की, तो FY25 में इसके वेरियस रीजंस की वजह से यूटिलाइजेशन लेवल लोअर साइड पे थे, 39.9% पे थे। तो इसके ग्रॉस मार्जिन भी 19.5% पे थे। वहीं पे जब
इसके एक्सपेक्टेड है कि यूटिलाइजेशन लेवल 60+% हो जाएंगे, तो इसके ग्रॉस मार्जिन भी 33.1% हो जाएंगे। तो पीआईबीटीएल का एक जो है सिंपल सा रेवेन्यू और कॉस्ट स्ट्रक्चर है कि जैसे जैसे इसकी यूटिलाइजेशन लेवल बढ़ती है तो इसकी रेवेन्यू भी बढ़ता है और उसके अलावा इसके मार्जिन भी इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि इसकी जो मेजॉरिटी कॉस्ट है वो उस प्रोपोर्शन से इंक्रीज नहीं होती जिस प्रोपोर्शन से रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। जी, उसके अलावा अगर हम पीआईबीटीएल का थोड़ा बैलेंस शीट का एनालिसिस कर लें, तो पीआईबीटीएल ने बेसिकली जो है वो लोकल और इंटरनेशनल लेंडर्स से डेट लिया था इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए। तो उस डेट की वजह से कंपनी का को हायर फाइनेंस कॉस्ट पड़ती थी। तो अगर हम देखें तो इसका FY 25 में जो डेट था वो 12.3 बिलियन रुपीस था। और ये डेट जो है इवेंचुअली कंपनी ने पे ऑफ किया है, और ये डेट कंपनी पे ऑफ करते करते FY 26 में एक्सपेक्टेड है कि इसका डेट 2.8 बिलियन रुपीस रह जाएगा। और उसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी ने लोकल डेट भी लिया हुआ है और फॉरेन डेट भी लिया हुआ है। तो इसका जो फॉरेन डेट है वो इस साल के एंड में यानी कि 2026 के एंड में पे ऑफ हो जाएगा। और अगर हम लोकल डेट की बात करें तो लोकल डेट भी अगले 2 से 3 साल में पे ऑफ हो जाएगा। तो इसकी वजह से अगर आप देखें तो कंपनी के जो इनकम स्टेटमेंट है उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट इस तरीके से आ रहा है कि इसकी FY 23 में फाइनेंस कॉस्ट 2 बिलियन थी, FY 24 में 1.9 बिलियन थी, और फिर FY 25 में इसकी जो फाइनेंस कॉस्ट है वो 1.2 बिलियन पे रिड्यूस हुई, और अभी एक्सपेक्टेड है FY 26 में कि इसकी जो फाइनेंस कॉस्ट है वो 600 से 800 मिलियन रुपीस तक स्टैंड करेगी। तो फाइनेंस कॉस्ट का इतना डिक्रीज हो जाने की वजह यह है कि इसका एक तो डेट रिड्यूस हुआ है, और दूसरी रीजन ये है कि इंटरेस्ट रेट्स इकोनॉमी के अंदर जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसके चार्जेस में भी डिक्लाइन हुआ है। तो और गोइंग फॉरवर्ड भी एक्सपेक्टेड है कि कंपनी की जो डेट है वो पे ऑफ हो जाएगा, और इंटरेस्ट रेट्स भी अगर नीचे साइड पे रहते हैं, लोअर साइड पे रहते हैं, तो कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट लोअर साइड पे होगी और ये कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। अ, इसी इसी की तस्वीर हमें यहाँ पे भी नजर आती है कि कंपनी की अगर हम डेट टू एसेट रेशियो देखें, डेट टू एसेट रेशियो का ये मतलब होता है कि कंपनी के कितने जो एसेट्स हैं वो इंटरेस्ट बेयरिंग डेट से फाइनेंस्ड है, यानी कि ऐसे डेट से फाइनेंस्ड है जिसके ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो जितना किसी भी कंपनी का डेट टू एसेट रेशियो हाई होता है, इसका मतलब यही है कि इतना ज्यादा वो हायर इंटरेस्ट रेट से के रिस्क से एक्सपोज्ड है। तो कंपनी की अगर हम डेट टू एसेट रेशियो की बात करें तो ये 48% पे स्टैंड करती थी FY 20 में, और ये ग्रेजुअली रिड्यूस होकर 19% पे आ गई है। आज एक्सपेक्टेड है आ जाएगी FY 26 के एंड तक। और ये आगे फर्दर इसकी आउटलुक ये है कि फर्दर रिड्यूस होगी। तो डेट टू एसेट रेशियो बहुत लो हो जाने से पीआईबीटीएल की आउटलुक में ये इंप्रूवमेंट आएगी कि अगर इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज भी आ जाए तो कंपनी के लिए ये उतना बड़ा रिस्क नहीं होगा जितना पहले होता था। अ, वहीं पे अगर हम कंपनी के जो है ना अदर एक्सपेंसेस के या इनकम के पोर्टफोलियो की बात कर लें, तो आपको FY 22 और FY 23 के अंदर इसका इसके अदर एक्सपेंसेस काफी हाई नजर आ रहे हैं, जिसमें इसके अदर एक्सपेंसेस रहे थे 1.6 बिलियन के, और FY 23 में इसके अदर एक्सपेंसेस रहे थे 2.3 बिलियन के। क्योंकि FY 22 और 23 का ये वो पीरियड था जिसमें जिसमें पाकिस्तान की जो करेंसी थी वो काफी रैपिडली डिवैल्यू हुई थी वेरियस रीजंस की वजह से। तो उस टाइम पे पीआईबीटीएल एक्सचेंज लॉसेस लॉसेस के रिस्क के ऊपर जो है स्टैंड करता था, क्योंकि कंपनी के पास एक हायर पोर्शन में फॉरेन लोन था। तो वो जो फॉरेन लोन है वो डॉलर टर्म्स में होता है, तो जब भी करेंसी डिवैल्यू करती है तो वो फॉरेन लोन जो है रीप्राइस होता है रुपी टर्म्स में, और यानी कि उसकी अमाउंट या उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है रुपी टर्म्स में करेंसी डिवैल्यू होने की वजह से डॉलर बेस्ड लोन की। और उसकी वजह से कंपनी को एक्सचेंज लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। ये जो एक्सचेंज लॉसेस का रिस्क है ये भी रिसेंट टाइम्स में खत्म हो गया है, क्योंकि एक तो कंपनी का जो फॉरेन लोन है उसमें डिक्लाइन आया है और वो 2026 में कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। और उसके अलावा पीकेआर जो करेंसी है वो भी स्टेबल रही है।
तो गोइंग फॉरवर्ड अगर फॉरेन लोन एलिमिनेट हो जाता है तो कंपनी के लिए जो एक्सचेंज लॉसेस का रिस्क है वो गोइंग फॉरवर्ड एज एन आउटलुक खत्म हो जाए। हाँ, कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर एक जो डेवलपिंग रिस्क है उसकी बात कर लेते हैं। वो रिस्क ये है कि कंपनी को रॉयल्टी पे करनी होती है, जैसे मैंने पहले भी बताया, पोर्ट कासिम अथॉरिटी को। तो रॉयल्टी इस रॉयल्टी को पे करने को कंपनी ने इन रीसेंट टाइम्स थोड़ा सा होल्ड ऑफ किया हुआ है, ये डिले किया हुआ है, क्योंकि कंपनी अपना फास्टली जो है या क्विकली अपना डेट जो है उसको रिटायर कर रहा है। तो इसकी वजह से कंपनी के जो पेबल्स हैं, जिसमें मेनली पोर्ट कासिम अथॉरिटी का के जो को जो पेमेंट करनी है वो आती हैं। तो ये पेमेंट जो है वो पेबल्स जो है ये इंक्रीज होके FY 22 में ये पेबल्स 1.1 बिलियन पे स्टैंड करते थे। और ये पेबल्स जो है वो इंक्रीज होके एक्सपेक्टेड है कि 7.3 बिलियन रुपीस पे पहुंच जाएंगे FY 26 के एंड तक। तो कंपनी जो है वंस अपना डेट पे ऑफ करेगी तो उसके बाद इन पेबल्स को भी रिड्यूस करना स्टार्ट करेगी। तो अगर हम कंपनी की बात करें तो एक और पॉजिटिव ट्रिगर इस PIBTL के अंदर ये है कि जो है वंस ये अपना डेट पे ऑफ कर देता है और उसके बाद ये वंस ये अपनी जो लाइबिलिटीज हैं इनको आहिस्ते आहिस्ते रिड्यूस करता जाता है। तो एक्सपेक्टेड है कि कंपनी जो है FY 28 में या FY 29 से डिविडेंड्स की पेमेंट भी स्टार्ट कर देगा। फाइनली अगर हम PIBTL की टारगेट प्राइस की बात करें तो इसकी जो टारगेट प्राइस की रेंज है वो ₹23 से ₹26 पर शेयर की रेंज में फॉल करती है। ये टारगेट प्राइस जो है वो कैलकुलेट हुई हुई है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से। और उसके अलावा अगर हम देखें तो PIBTL की जो बाइंग रेंज स्टैंड करती है वो ₹16 से ₹18 पर शेयर के बीच है। तो इस तरीके से जो PIBTL है, अगर आप उसको बाइंग रेंज में परचेज करते हैं और अगर आप टारगेट प्राइस की रेंज के बीच में उसको सेल करते हैं तो आपको अराउंड 30 से 40% की अपसाइड मिल सकती है। तो ओवरऑल ये था हमारा PIBTL के ऊपर एक रेवेन्यू, एक एक रिव्यू और एक आउटलुक। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों के लिए एक जो है एक प्रेजेंट लेके आया हूँ। और ये प्रेजेंट ये है कि जो इस वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और जो कमेंट्स में अपना फीडबैक देगा या अपना ईमेल ड्रॉप करेगा, उसके साथ मैं अपनी ये PIBTL की बनाई हुई प्रेजेंटेशन और उसके अलावा PIBTL पे बनाया हुआ ये डिटेल फाइनेंशियल मॉडल शेयर करूंगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी PSX के बारे में और PIBTL के बारे में नॉलेज में एक इंक्रीज डेवलप हुआ होगा। थैंक यू।